बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीगल फोरम में आप सबको खुशामदीद। आज हम प्रेजेंट हुए हैं यहाँ पे एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के दूसरे लेक्चर के साथ। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000। अब पेटेंट ऑर्डिनेंस 2000 में इंट्रोड्यूस करवाई गई थी पाकिस्तान में। अब व्हाट डू यू मीन बाय पेटेंट? आप कोई भी नई इन्वेंशन करते हैं, उसके लिए आप उसकी प्रोटेक्शन के लिए जाते हैं तो उसे हम बोलते हैं पेटेंट राइट। आप कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन करते हैं, उसके लिए आप रजिस्टर उसको प्रोटेक्ट करते हैं तो उसे हम कहते हैं पेटेंट। तो वो आपका जो पेटेंट हमने सेव करना है वो कैसे करते हैं? पेटेंट ऑर्डिनेंस के जरिए करते हैं। सो व्हाट इज पेटेंट? एनी साइंटिफिक इन्वेंशन, एनी साइंटिफिक इन्वेंशन, कोई भी आपकी नई इन्वेंशन है, आप उसको पेटेंट करवाना चाहते हैं, उसको अपने लिए सिक्योर करवाना चाहते हैं तो आप उसको करवा सकते हैं। तो आज इसमें हम पेटेंट ऑर्डिनेंस में पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीज़ें पेटेंट करवाई जा सकती हैं और कौन कौन सी चीज़ें पेटेंट नहीं करवाई जा सकती, और जो पेटेंट करवाई जाएंगी तो वो कैसे करवाई जाएंगी, उसका एप्लीकेशन कैसे होगी, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे होगी। जो सेक्शन 3 है, अब हमने पढ़ा था ट्रेडमार्क में। ट्रेडमार्क में देयर इज अ रजिस्ट्रार, बट हेयर इन द पेटेंट ऑर्डिनेंस तो पेटेंट को कौन रजिस्टर करता है? कंट्रोलर होता है। तो वो कंट्रोलर कौन अपॉइंट करती है? फेडरल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। और सेक्शन 4 के तहत एक पेटेंट ऑफिस बनाई जाती है जो इस कंट्रोलर के अंडर होती है। सेक्शन 4 के तहत एक पेटेंट ऑफिस बनाई जाएगी जो इस कंट्रोलर के मातहत होगी और उसके कंट्रोल में होगी। अब पेटेंट ऑफिस में पेटेंट्स का जो भी रिकॉर्ड होता है, जो रजिस्टर होता है, जो एंट्रीज होती है, वो सारा कुछ सारा किधर रखा जाता है? पेटेंट ऑफिस में रखा जाता है। मतलब ये डील करती है पेटेंट्स की जो भी चीजें आएंगी उसके लिए उससे कौन डील करता है? पेटेंट ऑफिस डील करता है। जो ऑफिसर्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज होते हैं उस पेटेंट कंपनी में, या उधर क्या कहते हैं, लाइक इट इज अ रजिस्ट्रार या कोई भी उसका कंट्रोलर है या उसका एम्प्लॉय है, तो उसमें अगर वो पेटेंट रजिस्टर करवा रहा है, ठीक है, तो वो खुद ऑफिसर या एम्प्लॉय जो भी होंगे ना, वो अपना पेटेंट रजिस्टर नहीं करवाएंगे। जो पेटेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयज है पेटेंट को लिखने के लिए, पेटेंट को रजिस्टर करने के लिए, तो उनका पेटेंट हम रजिस्टर नहीं कर सकते। उसके बाद क्या है? जो पेटेंट ऑफिसर है या कंट्रोलर है, उसने कोई भी इंफॉर्मेशन लीक नहीं करनी। कोई भी इंफॉर्मेशन उसने किसी और को नहीं बतानी कि हाँ भाई ये पेटेंट हमारे पास रजिस्टर होने को आया है, इसका इतना टर्म रहता है। तो मतलब कोई भी वो नहीं कर सकता एक्सेप्ट उसे कंट्रोलर कोई डायरेक्शन दे कि भाई आपने कोर्ट में जाके इसके लिए ये गवाही देनी है, तब वो कर सकते हैं। अदरवाइज वो किसी आम बंदे के साथ वो किसी को ना एडवाइस कर सकता है इसके बारे में, और ना ही उसको कोई इंफॉर्मेशन किसी के बारे में लीक कर सकता है, किसी भी पेटेंट के बारे में। अब सेक्शन 4 होता है, वो हमें बताते हैं पेटेंटेबल इन्वेंशंस। अब वो इन्वेंशन जो बिल्कुल न्यू हो, फर्स्ट थिंग कौन सी? आप पेटेंटेबल इन्वेंशन कौन सी होगी? वो इन्वेंशन जो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्कुल न्यू हो और जो उनकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो। सेक्शन 10 हमें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के बारे में बताता है। सेक्शन 10 तो कोई भी केमिकल फार्मूला है, ठीक है, अब जो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होती है उसको 20 ईयर्स के लिए पेटेंट ग्रांट किया जाता है कि भाई ये आपने केमिकल फार्मूला आप यूज कर रहे हैं किसी भी चीज बनाने के लिए, ये 20 साल तक आपके पास रहेगा। तो अब कोई ऐसी चीज है जो पेटेंटेबल इन्वेंशन नहीं होती, वो कौन सी होती है? आप वो है तो इन्वेंशन, लेकिन वो हम उससे पेटेंट उसको नहीं करवाते। लाइक कोई भी डिस्कवरी आप करते हैं किसी भी चीज की, लाइक कोई भी साइंटिफिक थ्योरी है या प्रेजेंटेशन ऑफ कोई भी इंफॉर्मेशन है, तो उनको आप पेटेंट नहीं करवा सकते। तो ये मैंने आपको 2 मिसाल दी है। सेक्शन 7 सब क्लास 2 से, तो उसमें और भी लिखे हुए, दिस इज वेरी सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सिंपल टर्म्स में लिखा हुआ है, सिंपल टर्मिनोलॉजी में लिखा हुआ है। कोई भी लेमैन अगर उसको पढ़ेगा वो उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। उसके बाद सेक्शन 7 सब क्लास 4 वो एक्सेप्शन के बारे में बताता है। चीज तो आप न्यू इन्वेंट कर ली है और उसका पेटेंट भी कराया जा सकता है, बट उसमें कुछ एक्सेप्शंस हैं। आपने किसी का बिजनेस तबाह करने के लिए वो पेटेंट रजिस्टर करवा रहे हैं तो आपका पेटेंट रजिस्टर नहीं होगा। अगर वो पेटेंट आपका पब्लिक ऑर्डर के अगेंस्ट जा रहा है तब भी वो आपका रजिस्टर नहीं होगा। वहां पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है 7-4 के सब क्लास ए में, ऑर्डर पब्लिक, तो उसका मतलब होता है पब्लिक ऑर्डर। ये पेटेंटेबल तो है लेकिन कोई ग्रांट नहीं किया जाता, ठीक है। उसके बाद होता है जो सिर्फ आपने कोई प्रोडक्ट पहले से मौजूद था, फॉर सपोज कोका कोला की बोतल है, वो ऑलरेडी मौजूद है, पहले प्रेजेंट है, लेकिन आप उसकी क्या करते हैं? कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं उसकी शेप में। सिर्फ उसकी चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस कैन नॉट एनेबल यू टू
enables you for the grant of the patent, आपको वो पेटेंट ग्रांट करने के लिए काबिल या अहल नहीं बनाता। उसके बाद जो सर्जिकल मेथड्स हैं, जो डायग्नोस्टिक मेथड है या जो फार्मास्यूटिकल मेथड्स होते हैं, अगर वो ह्यूमन ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं तो वो भी आप पेटेंट में रजिस्टर नहीं करा सकते। अगर एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप कौन कौन सी चीज़ें हैं या कौन कौन सी ऐसी एक्सेप्शन हैं, आप मतलब पेटेंटेबल तो है लेकिन आप उसको पेटेंट नहीं कर सकते, तो आपने सेक्शन 4 को देखना है, उसमें सारी की सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। उसके बाद सेक्शन 8 कहता है देयर शुड बी नोवेलिटी, दैट इन्वेंशन शुड बी प्योरली न्यू, उसमें न्यू होनी चाहिए, उसमें कोई भी चीज़ पुरानी या कहीं से यूज्ड कोई भी चीज़ नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद सेक्शन 9 कहता है इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए, दैट शुड बी अ इन्वेंटिव स्टेप, कोई नई चीज़ इन्वेंट करने के लिए वो एक नया एक स्टेप हो, ठीक है। कोई एक पुरानी चीज़ को हमने उठा के उसको दोबारा एक्सपेरिमेंट करके वो ना करें, हमने उसको एक नया इन्वेंशन के लिए हमने तैयार कर रहे हैं। सेक्शन 10 हम डिस्कस करें इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब उसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होनी चाहिए, पेटेंटेबल कौन से होंगे, जिस पेटेंटेबल इन्वेंशन कौन सी होगी, जिसकी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होगी। और दूसरा होता है एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट। अब देखें, एक हम पढ़े यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ पेटेंट, ठीक है, कि उसको कौन कौन फाइल कर सकता है। जो बंदा अगर खुद जिंदा है तो खुद कर, इन्वेंटर खुद कर सकता है। अगर वो डिजीज है या कोई फौत हो गया या उसके मरने के बाद उसको कोई नतीजा निकला है किसी भी इन्वेंशन का, किसी भी रिएक्शन का, किसी भी केमिकल जो रिएक्शन करवा रहा था उसका, उसके मरने के बाद कोई नतीजे पे किसी उसके लीगल हेयर्स पहुंचे, तो वो उसको फिर बाद में जाके उसका एप्लीकेशन दे सकते हैं, एप्लीकेशन ऑफ द पेटेंट। उसके बाद अगर एक बंदा है कंपनी में काम कर रहा है, ठीक है, अब उसने कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि मैंने आपकी कंपनी का ये चीज़ें इस्तेमाल करके मैं एक कोई इन्वेंशन करने वाला हूँ, तो कंपनी से कहती है जब आप ये इन्वेंशन करेंगे उसका पेटेंट आप खुद जाकर रजिस्टर करवाएंगे, हमारा उससे कोई लेन देन नहीं है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद नहीं है तो पेटेंट ऑर्डिनेंस क्या कहता है कि आपने अपने नाम के साथ साथ कंपनी का नाम भी लिखवाना है, क्योंकि उन कंपनी का सामान, कंपनी की जो मशीनरी थी उसको इसको इस्तेमाल ना करते हुए आप वो चीज़ इन्वेंट ना कर सकते थे। अगर आपने वो चीज़ें कंपनी का सामान, कंपनी की मशीनरी यूज़ करते हुए की है तो आपने कंपनी नाम लाजमी लिखना है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट मौजूद है तो नहीं करना, मतलब आपने कॉन्ट्रैक्ट कर दिया कि भाई मैंने अपना नाम रजिस्टर करवाना है, या कंपनी आपको कहती है कि भाई पेटेंट के लिए हम नहीं जाएंगे आगे, आपने खुद ही जाना है, तो फिर आप अपने नाम पेटेंट करवा सकते हैं। अदरवाइज यू हैव टू मेंशन योर नेम एज वेल, एंड यू हैव टू मेंशन द नेम ऑफ दैट कंपनी इन विच यू हैव इन्वेंटेड द न्यू इन्वेंशन, आपने जहाँ पर इन्वेंशन इन्वेंट की है, और कंपनी के सामान वगैरह को इस्तेमाल करते हुए आपने वो यूज़ किए। इसके आगे आता है एप्लीकेशन। अब एप्लीकेशन में आपको क्या क्या रिक्वायर्ड होता है, आप एक ही टाइम एक एप्लीकेशन एक पेटेंट के लिए ग्रांट की जा सकती है। मतलब आप ऐसा नहीं है कि आपके पेटेंट्स बहुत सारे हों और सबके लिए आप एक एप्लीकेशन दें, ये नहीं हो सकता। अकॉर्डिंग टू पेटेंट ऑर्डिनेंस सेक्शन 13 और 14, तो सेक्शन 13 के तहत आप उसको रजिस्टर नहीं कर सकते, तो एक पेटेंट के लिए आपने एक एप्लीकेशन देनी है। हाँ, अगर आपके कोई पेटेंट लाइक कोई डिविजनल उसके लिए एप्लीकेशन दे सकते हैं, लेकिन जो डिविजनल एप्लीकेशन होती है वो भी आपकी एप्लीकेशन कैसी होनी चाहिए, वो ऐसी होनी चाहिए कि जो आपने फर्स्ट एप्लीकेशन दी थी उसके अगेंस्ट नहीं होनी चाहिए। सो ये सेक्शन 13 के बारे था कि आपने एप्लीकेशन कैसे देनी है, फिर उसका एक प्रेस्क्राइब मैनर बताया गया है कि आपने एप्लीकेशन में क्या क्या लिखना है। वो और नेक्स्ट सेक्शन इज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन और प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। अब कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डिस्कस्ड इन द सेक्शन 14। कंप्लीट स्पेसिफिकेशन से मुराद ये है कि जब आपने कोई भी इन्वेंशन करने जा रहे हैं या आपने कोई इन्वेंशन कर ली है और उसका सारा का सारा मटेरियल आपके पास मौजूद है, फिर आप जाके ये बताएंगे कि मैंने ये इन्वेंशन की है, इस मेरा सोर्स ये है, मैंने उसमें ये मटेरियल इस्तेमाल किए हैं, तो मीन्स कंप्लीट स्पेसिफिकेशन फॉर दैट इन्वेंशंस आर रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड। उसके बाद ये प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन। आप कोई चीज़ इन्वेंट करने जा रहे हैं लेकिन किसी मटेरियल की कमी की वजह से वो इन्वेंशन आपकी थोड़ी उसको पास लग गया, वो रुक गई है, तो आप क्या करेंगे, आपने प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन जमा करानी है, एंड विद इन द 12 मंथ्स प्रोविजनल एप्लीकेशन जमा करने के बाद विद इन द 12 मंथ्स आपने पूरी कंप्लीट स्पेसिफिकेशन उनको कंट्रोलर के पास जमा करवानी है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द सेक्शन 14। अब उसके बाद सेक्शन 15 ये बताता है कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन। कंटेंट्स ऑफ द एप्लीकेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल कंटेंट ऑफ एप्लीकेशन कैसे होंगे, जो इसका सब क्लास 1 कहते हैं
कि जो प्रिस्क्राइब्ड मैनर है उसके उसके तहत होने चाहिए, उसके मुताबिक होने चाहिए। और फिर एक आती है ड्राइंग्स। अब अगर आपकी कोई भी इन्वेंशन है ड्राइंग्स के हवाले से, तो आप क्या करेंगे, उसकी अगर वो स्पेसिफिक है, अगर वो स्पेसिफिक कंप्लीट स्पेसिफिकेशन है, तो एक्सटेंड टू द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आपने उसकी पूरी पूरी डिटेल देनी है। अगर वो आपकी स्पेसिफिक हो गई है, ठीक है, आपने वो इन्वेंट कर लिया, आपने वो बना लिया है। अगर आपकी वो प्रोविजनल है, तो आपने वो जो उसकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन आपने कंट्रोलर के पास जमा करानी है। और उसके बाद सेक्शन सब क्लास 2 में कहता है कि कोई भी केमिकल प्रोडक्ट है जिसको आप मेडिसिन या एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करेंगे, तो उसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो सारे के सारे जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, जो सारे के सारे इंग्रेडिएंट इस्तेमाल हुए हैं, वो नहीं बताएंगे। आपने उनमें से कोई भी एक फिजिकल, केमिकल या फार्माकोलॉजिकल या फार्मास्यूटिकल प्रॉपर्टीज में से कोई भी एक प्रॉपर्टीज को उसकी स्पेसिफिकेशन बताएंगे, और उसके साथ साथ उसके इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, और जो उसका इफेक्ट एनवायरनमेंट पे वो आपने बताना है व्हेन इट इज अ केमिकल प्रोडक्ट। अब केमिकल प्रोडक्ट का क्या असर होगा एनवायरनमेंट पे, वो सारा का सारा आपने बताना होता है, ठीक। उसके बाद ये बायोलॉजिकल मटेरियल। अब बायोलॉजिकल मटेरियल का आपको आपको ये बताना होगा कि व्हाट वाज द ओरिजिन एंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ दैट बायोलॉजिकल मटेरियल। और उसके साथ 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 जो रेलिवेंट रूल्स होते हैं उसके, ठीक है, तो जैसे कोई उसको एक्सेस करने का, उसको एक्सपोर्ट करने के लिए आपने उसको उसके साथ कंप्लाई करना है। अगर वो चीज़ कोई पाकिस्तान में मिल रही है, उसका ओरिजिन पाकिस्तान से, सोर्स पाकिस्तान से, वो आप बाहर लेके जाना चाह रहे हैं, आप वो बाहर लेके जाना चाह रहे हैं उसको यूज़ करने के लिए, तो वहाँ पे आपको फेडरल गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होती है। अब जो तीसरा है कहते हैं फॉर कंप्लीट स्पेसिफिकेशन देयर मस्ट बी फुली, वो आपको फुल डिटेल बताएं कि इन्वेंशन कैसे हुई, कब हुई, कहाँ हुई, वो सारा का सारा आपको कंप्लीट स्पेसिफिकेशन बताएंगे फुली फुली तौर पे, ठीक है। और वो डिस्क्लोज करेंगे कि आपकी इन्वेंशन है क्या, ठीक है। और तीसरी बात है जो क्लेम आप कर रहे हैं, तो उसका स्कोप ऑफ इन्वेंशन वो क्या है, और जो क्लेम आप कर रहे हैं, क्लेम्स आप कर रहे हैं, और जो जिस इन्वेंशन के लिए जिसको आप प्रोटेक्ट करवाना चाह रहे हैं, वो क्लेम्स आपके क्या है, उससे सारे के सारे स्पेसिफिकेशन में लाजमी होना चाहिए। जब ये सारे के सारे होंगे, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट स्पेसिफिकेशन। सो ये एक बेसिक आइडिया था, ठीक है, कि आपने एप्लीकेशन कैसे जमा करवानी है। इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो हमने उस एप्लीकेशन से आगे जाना है। अब जब भी एप्लीकेशन जमा होती है, उसकी फिर एग्जामिनेशन होती है, एग्जामिनेशन के बाद फिर उसको पब्लिक किया जाता है। अगर फिर उसके ऊपर कोई अपोजिशन आती है, तो फिर अगर अपोजिशन जो लाता है वो अगर जीत जाता है, तो हम उसको जो उसने पेटेंट के लिए फाइल किया होता है एप्लीकेशन, उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं। अगर वो एप्लीकेशन अपोजिशन फेल हो जाती है अपना प्रूफ क्लेम करने में, जो अपना उसने अपोजिशन फाइल की हुई थी उसको प्रूव करने में, तो फिर क्या होगा, फिर जो जिसने एप्लीकेशन पेटेंट के लिए दाखिल की थी उसको पेटेंट मिल जाएगा। सो दिस विल बी डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। उसके जो रेलिवेंट सेक्शन है वो भी हमने इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने हैं। सो यहाँ तक हमने एप्लीकेशन के बारे में पढ़ा है।